मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपने आज टाइमली ट्यून इन कर ही लिया रेडियो। काफी खुशी मिलती है हमें ये जानकर कि आपको हमेशा हमारा इंतजार रहता है, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड से खुद को कनेक्ट कर लिया है। भाई ये हमारे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। अरे भाई अब आप हमारे फैन बनते जा रहे हैं तो खुश होना तो वाजिब है ना। तो चलिए मैं अपनी इधर उधर की बातों से आपका समय खराब बिल्कुल भी नहीं करूंगी और आज के प्रोग्राम का आगाज करूंगी ऑफिशियली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे बबीता जैन। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज यानी 13 मई में क्या खास हुआ था? भाई जब मैं सुबह उठी थी ना, तो मैंने भी यही सोचा था कि आज के दिन में क्या खास हुआ होगा जिसे मैं आपसे शेयर कर सकूं। अब आपसे बातें करने के लिए ना मुझे ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और इसके लिए ना मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी टीम को, जो कि मेरे लिए अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। वरना मेरे अकेले की बस की तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लाना नहीं था। भाई 13 मई हमारे देश के राष्ट्रपतियों के लिए कुछ खास है। अब अगर उनके लिए ये खास है तो फिर ये हमारे लिए भी खास हुई ना, है ना? तो दोस्तों, आज ही के दिन यानी 13 मई को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना ऑफिस टर्म पूरा किया। यानी 13 मई 1962 को उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहा तो जाहिर सी बात है कि अगले राष्ट्रपति ने उसी दिन कार्यभार संभाला होगा, है ना? बिल्कुल सही बात लिसनर्स। तो अगले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसी दिन यानी कि 13 मई 1962 को हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल किया। दोस्तों, मगर ऐसी बात नहीं है कि अब तक के सारे राष्ट्रपतियों ने आज ही के दिन कुर्सी संभाली, लेकिन आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति से लेकर चौथे राष्ट्रपति तक 13 मई भारत के लिए नए राष्ट्रपतियों के लिए इस पद पर नियुक्ति का एक तरह से एक दिन बन गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेकर अपने निधन तक यानी 3 मई 1969 तक इस पद पर बने रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद श्री वराहगिरी वेंकटागिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और इन्होंने अपना पद 3 मई 1969 को संभाला। मगर दोस्तों, यहाँ पर तो बात हो रही है 13 मई की, तो हम आपको बताते चलें कि 13 मई क्यों खास है। 13 मई इसलिए खास है क्योंकि हमारे जो चारों शुरुआती राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना पदभार 13 मई को ही संभाला और इसीलिए ये डेट हमारे लिए खास बन गई। लेकिन दोस्तों, ये कवायद भले ही खत्म हो गई, मगर हमारे 5वें राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद के साथ तो 13 मई एक खास स्थान रखती है, क्योंकि जनाब फखरुद्दीन अली अहमद जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 13 मई 1905 में हुआ था। अब आप समझ गए होंगे ना कि मैं अभी भी प्रोग्राम के फॉर्मेट पर ही चल रही हूँ, यानी ऐसी पर्सनालिटीज के जीवन सफर की बातें आज हम करेंगे जो आज ही के दिन पैदा हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कामों की वजह से अपना एक मकाम बनाया। दोस्तों, एक खास बात जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि वो आजाद हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। दोस्तों, जनाब फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म दिल्ली के हौस खास में हुआ। उनका परिवार वैसे तो असम से ताल्लुक रखता था, लेकिन उनके दादा और उनका परिवार असम के कुछ नामी गिरामी मुस्लिम परिवारों में से एक था। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जहां उन्होंने जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से की, वहीं आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए और उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से आगे की पढ़ाई की।
और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां पर सेंट कैथरीन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने आगे की शिक्षा पाई। और दोस्तों, वहीं उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई सन 1925 में। फिर क्या था दोस्तों, वापस लौटने के बाद से ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपना साथ बना लिया और आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। यही वजह थी कि 1942 के मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और अगले 3.5 साल उन्होंने जेल में ही गुजारे। दोस्तों, 1947 से 1974 तक वो AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे और उनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए 1974 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए इलेक्ट किया गया। वो दूसरे मुस्लिम नेता थे जिन्हें आजाद भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ। 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हम अपने 5वें राष्ट्रपति को उनकी पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त बबीता। अब हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ना, ये आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए मगर वो कभी हिंदुस्तानी नहीं थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रोनाल्ड रॉस की, जिन्हें बाद में सर की उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों, वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने दुनिया को मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी का क्योर दिया और इनकी इसी खोज के लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन से सम्मानित किया गया। दोस्तों, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ही थे जिन्होंने ये खोज निकाला कि मलेरिया असल में एनोफिलिस मच्छरों के काटने से होती है और ये पता चलने के बाद ही उन्होंने इस बीमारी से लड़ने की तरकीब का भी इजाद किया। दोस्तों, मलेरिया से बचने और लड़ने का रास्ता ढूंढने के लिए वो बचपन से ही तत्पर थे और उनके मन में ये बात उसी वक्त से थी जब उनके दादाजी की मौत मलेरिया की वजह से ही हुई। उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नियुक्त थे, मगर 8 साल का होते ही उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड वापस भेज दिया गया और 1875 में उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई आरंभ की। 1880 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने 1881 इंडियन मेडिकल सर्विस ज्वाइन कर ली, मगर 10 साल काम करने के बाद उन्होंने मलेरिया पर अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर दी। वैसे दोस्तों, 1882 से लेकर 1899 तक वो मलेरिया के क्योर के पीछे जुटे रहे और काफी आयरॉनिकल सी बात ये है कि मलेरिया की बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते वो खुद मलेरिया से बीमार पड़ गए। लेकिन दोस्तों, इससे उनके हौसले पर कोई भी आंच नहीं आई, या ये बात हम कह सकते हैं कि इससे उन्हें और हौसला मिल गया और उन्होंने अपनी रिसर्च और तेज कर दी। और दोस्तों, मलेरिया से ठीक होने के बाद डॉक्टर रोनाल्ड ट्रांसफर होकर सिकंदराबाद आ गए और वहीं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल होने की वजह से उन्हें अपनी आगे की खोज में काफी मदद मिली। वहीं रहते हुए उन्होंने ये पाया कि एक खास तरह के मच्छर से मलेरिया के पैरासाइट पाए जाते हैं और मच्छर की उस प्रजाति को आज एनोफिलिस कहते हैं, मगर पहले इनको डेपल विंग्स मच्छर कहा जाता था। और इस तरह उन्होंने मलेरिया के ट्रांसमिशन का पता लगाया और उनके इसी कार्य के लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन से नवाजा गया। और दोस्तों, 13 मई यानी कि आज ही के दिन 1857 को हिंदुस्तान में पैदा हुए डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का आज जन्मदिन है और हम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से मलेरिया जैसी बीमारी से निजात दिलाने वाले इस व्यक्ति को सलाम करते हैं। दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज की जिन्होंने वाकई बहुत कुछ अलग हटके किया। और दोस्तों, अब जरा कुछ सीरियस पर्सनालिटीज से हटकर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो चलिए पहले हम गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। No New Year's Day to celebrate.
a wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. दोस्तों, बात करते हैं उस सिंगर की, उस सॉन्ग राइटर की जिनका नाम है स्टीवलैंड हार्डवे मॉरिस, जिनको लोग स्टीव वंडर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बचपन से ही ब्लाइंड स्टीव वंडर को 11 साल की छोटी सी उम्र में ही मोटाउन स्टम्ला लेबल ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपने लिए गाने के लिए साइन कर लिया। और कमाल की बात तो ये है कि स्टीव आज भी मोटाउन्स के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं। स्टीव ने अब तक 30 से ज्यादा ऐसे हिट्स दिए हैं जिन्होंने यूएस टॉप 10 हिट्स में अपनी जगह बनाई, और वहीं 22 यानी कि 22 ग्रैमी अवार्ड्स पर अपना नाम दर्ज किया। ये किसी भी मेल सोलो आर्टिस्ट के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्टीव का जन्म 13 मई 1950 को मिशिगन, अमेरिका में हुआ। कहते हैं कि डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले यानी कि प्रीमेच्योर पैदा होने की वजह से ही इनकी रेटिना डिटैच हो गई। दोस्तों, कहा जाए तो पूरी तरह से विकसित होने से पहले जन्म लेने की वजह से ही उन्हें उनकी आंखों की रोशनी नहीं मिली, लेकिन इस हीरो की रोशनी कहीं पर भी कम नहीं थी। गाने से इनका ताल्लुक बचपन से ही हो गया था, जब चर्च के कॉयर का इन्हें हिस्सा बना दिया गया, और उसके बाद रॉनी वाइट, जो द मिरेकल्स से जुड़े हुए थे, अपने भाई की जिद पर स्टीव के घर जाकर उनसे मिले। और फिर क्या था, वंडर और उनकी माँ को उसी वक्त वो अपने साथ लेकर चल दिए मोटाउन। यहीं से स्टीव के प्रोफेशनल म्यूजिक करियर की शुरुआत हुई, जब मोटाउन के सीईओ ने इस बच्चे की खूबियों को देखा और दोस्तों कोई भी देरी किए बगैर उन्हें मोटाउन स्टम्ला लेबल के लिए साइन कर लिया और नाम दिया लिटिल स्टीव वंडर। दोस्तों, शायद प्रोड्यूसर को भी स्टीव की अद्भुत म्यूजिक क्वालिटी का पता गाना रिकॉर्ड करने से पहले ही चल गया था, और शायद इसीलिए तो उन्होंने कहा, वी कांट कीप कॉलिंग हिम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Let me get a hold of a harmonica here. Speaking of it, you started to tell me before how long ago it was that you played this instrument. How old were you when you first picked one up? I was actually 4 when I started playing, and the first song I played was Three Blind Mice. Little irony there. You have a very unusual sense of humor. Do you enjoy people and traveling and meeting new people and seeing new places? Very much so. Where have you been that struck you as one that you'd like to go back to? Japan. Any particular reason why? They're very warm people. Very warm people. I hope to get there one of these days soon. Let me give you this harmonica and take you back and embarrass you, if I may, some 13 years ago. Were you about 13 at the time? I was actually 12 when I recorded the song, but it was released when I was 13, and they said that I was 12, which is not true. This is the squeaky little voice of an early Stevie Wonder. Ladies and gentlemen, fingertips again, Stevie Wonder, Little Stevie. और उसके बाद स्टीव ने पीछे पलटकर कभी भी नहीं देखा। एक के बाद एक हिट सोलो एल्बम्स देने वाले स्टीव को 1964 में फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया और मसल्स बीच पार्टी के साथ उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। सिर्फ ग्रैमी ही नहीं, स्टीव को 1984 में हिट सॉन्ग आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू फ्रॉम द मूवी द वुमेन इन रेड के लिए अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर से भी नवाजा गया। दोस्तों, अगर हर तरीके से देखा जाए तो स्टीव का जादू कभी हल्का नहीं पड़ा, और इसकी वजह क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं कि शायद एहसास की समझ उन्हें हमसे ज्यादा है, जो देखकर तो नहीं देख सकते मगर उन इमोशंस को भी बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं, जिसे शायद हम महसूस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज स्टीव वंडर के बर्थडे पर इस महान कलाकार को हमारी ओर से सलाम। Born to be remembered, born
आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं बबीता आपके साथ में, और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, अब आपको इंतजार होगा कि हम आपके लिए अब क्या इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं। तो मैंने जो आपको पहले क्लिप सुनाई थी ना, वो इसीलिए सुनाई थी कि आपको अंदाजा मिल जाए कि जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ना, वो ना तो फिल्मों से है, ना ही पॉलिटिक्स से है, और ना ही एजुकेशन से हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं असल में वो खेलों से जुड़े हैं, और वो ऐसे वैसे किसी खेल से नहीं बल्कि तोड़ने वाले खेल से जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग रिंग में अपना कमाल दिखाने वाले जॉन लुइस की, जिन्हें लोग ब्राउन बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो के कारनामों की, जिसके लिए वो काफी मशहूर हैं। तो दोस्तों, जो ने अपने करियर में 25 टाइम्स अपने टाइटल को डिफेंड किया और वहीं करीब 12 सालों तक हैवी वेट पर कब्जा जमाए रखा। 13 मई 1914 को पैदा हुए जो बॉक्सिंग इतिहास के लिए उन कुछ मुक्केबाजों में से हैं जिनको चाहने वालों की कभी भी कमी नहीं हुई, मगर इस मकाम को हासिल करने से पहले उन्हें काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा, और जब पहली बार रिंग में वो उतरे तो उन्हें करारी हार का मुंह भी देखना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोच भी नहीं सकते कि लाइट वेट बॉक्सिंग में डेब्यू मैच में ही वॉज नॉक डाउन थ्राइस, मगर कुछ साल बीते होंगे कि 1934 में उन्होंने नेशनल एमेच्योर एथलेटिक यूनियन लाइट हैवी वेट टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया और अपनी धाक भी। ये एक तरह से रिंग में उनके दबदबे का ऐलान था। दोस्तों, जो का जब एमेच्योर करियर खत्म हुआ तो उस समय उनके खाते में जबरदस्त 54 मैचेस में 43 नॉकआउट जीत दर्ज थी। भाई वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा। 1935 में आते आते जो ने दुनिया को ये दिखा दिया कि एमेच्योर रिंग की सफलता कोई किस्मत से नहीं मिली, बल्कि उनमें काबिलियत थी उसे पाने की। और लिसनर्स, उसी साल उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की और 14 बाउट्स जीते और करीब $3,70,000 की रकम जीत से हासिल की। जून 1936 में जो को अपने प्रोफेशनल करियर की पहली हार का मुंह देखना पड़ा, जब उन्हें 12वें राउंड में जर्मन हैवी वेट बॉक्सर रहे मैक्स कैमलिंग ने पटखनी दी। और दोस्तों, इस हार ने ना उनके हौसले नहीं तोड़े, बल्कि वो और भी मुखर होकर 22 जून 1937 को जिम ब्रॉडॉक से लड़े और उनको हराकर हैवीवेट मुक्केबाजी का क्राउन जीता, और बाद में अगले 12 साल तक ये ताज उनके सर पर ही रहा। और दोस्तों, मुक्केबाजी इतिहास का ये चमकता हुआ सितारा 12 अप्रैल 1981 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। आज इसी मुक्केबाज के जन्मदिन पर हम उन्हें अपनी टीम की ओर से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और दोस्तों, अब इस बॉक्सर के बाद बारी आती है एक सिंगर की। हम आपको मिलवा रहे हैं मैक्सिकन अमेरिकन सिंगर रिची वेलेंस से, जिनकी 17 साल की उम्र में ही एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 13 मई 1941 को पैदा हुए रिची ने काफी छोटी उम्र में वो शोहरत पाई जिसके लिए लोग एक उम्र गुजार देते हैं, और वो शोहरत उन्हें फिर भी नहीं मिलती। लेकिन रिची को शोहरत मिली शिकानो रॉक मूवमेंट से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शिकानो क्या है, तो दोस्तों, मैं किस लिए बैठी हूँ इसके बारे में भी मैं ही आपको बताऊंगी कि आखिर ये शिकानो है क्या। तो दोस्तों, शिकानो एक कल्चर है और उसी कल्चर की थीम पर रिची का म्यूजिक बेस्ड था। Well, I love you so.
so let's go, little sweetheart, and then we can always be together. Come on, let's go again. दोस्तों ये जो म्यूजिक मैंने अभी आपको सुनवाया था ना, ये वही म्यूजिक है जिसके लिए रिची को शोहरत और नाम दोनों मिले। और दोस्तों 1958 में आया उनका सिंगल एल्बम ला बाम्बा, जिसने रिची वैलेंस को घर घर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों बहुत छोटी सी उम्र में ही इस कलाकार का सफर खत्म हो गया और एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों उसके दूसरे ही दिन डॉन मैकलन ने अपने गाने अमेरिकन पाई से रिची वैलेंस को श्रद्धांजलि दी और कहा, इट वॉज द डे द म्यूजिक डाइड। शायद वो होते तो हमें और कुछ बेहतरीन गाने सुनने को मिलते। तो दोस्तों बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड अपनी टीम की ओर से रिची वैलेंस को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। और फ्रेंड्स अब मुझे टाइम ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर बैठूं और कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको जानकारियाँ दूं। वैसे तो मुझे भी अपना ये शो अब और अच्छा लगने लगा है क्योंकि मेरी भी नॉलेज इससे बढ़ने लगी है और आपकी तो बढ़ी रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ गुजरे वक्त की मशहूर हस्तियों की भूली बिसरी यादें और कुछ बातों को लेकर। तब तक के लिए कीप रिमेम्बरिंग। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।